नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद का मानसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। पूरा सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि सरकार अपने विधायी एजेंडे को पूरा करने में भी कामयाब रही। पूरे सत्र के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा करता नजर आया। पक्ष और विपक्ष को इस सत्र से क्या क्या हुआ हासिल, करेंगे इस खबर पर विस्तार से सियासी चर्चा। बताएंगे इस सत्र में कौन से बड़े विधेयक संसद से हुए हैं पास, होगी बात भारत के अंतरिक्ष अभियान को मिली तेजी की भी। दिखाएंगे खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले बिहार और बंगाल दौरे में क्या रहेगा खास। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र। राज्यसभा में 41 घंटे से अधिक तो लोकसभा में सिर्फ 37 घंटे हुई चर्चा। राज्यसभा में 15 तो लोकसभा में 12 बिल पास। विपक्ष के लगातार हंगामे के बावजूद विधायी कामकाज को लेकर हुई अच्छी प्रगति। ऑपरेशन सिंदूर पर भी हुई थी चर्चा। संविधान संशोधन से जुड़े 3 अहम विधेयकों को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया। राज्यसभा में भी पारित हुआ ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025। जनता ने किया स्वागत, केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। एक बार फिर मॉस्को में दिखी भारत और रूस के रिश्तों की गहराई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग, वैश्विक चुनौतियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से की चर्चा। कल प्रधानमंत्री का बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा। गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपए तो कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। गगनयान मिशन का 80% परीक्षण पूरा। इसरो प्रमुख ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री रखेगा चंद्रमा पर कदम। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्जिम 4 के अनुभव को बताया अहम। संसद की कार्रवाई के आखिरी दिन आज राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होता हुआ नजर आया। विपक्षी हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक आज पारित हो गया, तो संविधान के 130वां संशोधन से जुड़े 3 बिल भी पेश करके जेपीसी को भेज दिए गए। इस पूरे सत्र के दरमियान विपक्षी दलों का हंगामा होता रहा, लेकिन सरकार ने राज्यसभा से 15 विधेयक इस सत्र के दरमियान पारित भी कराए। हालांकि उत्पादकता राज्यसभा की महज 33% के आसपास ही रही। मानसून सत्र की समाप्ति के दिन संसद से ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक पारित हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल पास होने के लिए सभी सांसदों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में जो नशा फैल रहा था उससे संसद ने मुक्ति दिलाई है। ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है। मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो सभापति महोदय, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। और इसका एक दूसरा बड़ा पहलू है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर सपोर्ट। टेरर एक्टिविटीज में भी मनी गेमिंग का एक बड़ा प्रभाव देखा गया है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के प्रावधानों को देखें तो इससे ई स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। भारत वैश्विक गेमिंग हब बनेगा। स्पोर्ट्स मंत्रालय गाइडलाइंस बनाएगा। ट्रेनिंग अकादमी और रिसर्च सेंटर भी स्थापित होंगे। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। ऑनलाइन सट्टा भी बैन होगा। विज्ञापन और प्रचार पर भी सख्त रोक रहेगी। कानून तोड़ने पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इससे पहले विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक
तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक के संबंधी सदनों की संयुक्त समिति में सदन शामिल हो और यह सदन संकल्प उपस्थित करता है कि इस सदन के 10 सदस्यों को उप सभापति द्वारा उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामित किया जाए। संविधान के 130वें संशोधन विधेयक के तहत गंभीर अपराधों में 30 दिनों की हिरासत की स्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का इस्तीफा न देने की हालत में 31वें दिन पद से स्वतः पदमुक्त माने जाएंगे। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस सत्र में सदन की उत्पादकता 38.8% दर्ज की गई है। We have come to the conclusion of the 260th session of the Rajya Sabha, despite the best efforts of the chair to facilitate meaningful and disruption-free discussion on the listed business. The session was regrettably marred by repeated disruptions, leading to frequent adjournments. This not only resulted in the loss of precious parliamentary time, but also deprived us the opportunity to deliberate upon several matters of public importance. मानसून सत्र में राज्यसभा में पारित विधेयकों को देखें। बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक, समुद्र द्वारा माल के परिवहन विधेयक, तटीय जहाजरानी विधेयक, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक, व्यापारी जहाजरानी विधेयक, गोवा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को पुनः समायोजन विधेयक, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक, आयकर विधेयक, कराधान विधियों संशोधन विधेयक, भारतीय बंदरगाह विधेयक, खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक और ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक पारित हो गए। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन सरकार अपने महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रही। नीरज सिंह के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो लोकसभा की उत्पादकता महज, बात की जाए राज्यसभा की उत्पादकता महज 39% के आसपास रही। तो इस बीच संसद का मानसून सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। पूरा सत्र इस बार विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन सरकार अपने विधायी कामकाज को पूरा करने में भी काफी हद तक सफल रही है। लोकसभा में भले ही उत्पादकता 31% रही हो, लेकिन 12 विधेयक लोकसभा से भी पारित हुए हैं। सरकार के बार बार कोशिश के बाद भी विपक्ष के जो नेता थे वो चर्चा में शामिल नहीं हुए, तो सरकार ने महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हंगामे के बीच ही पूरा किया। लोकसभा की चयन समिति को भी 2 विधेयक भेजे गए, तो 3 विधेयक जेपीसी को भी भेजे गए हैं। संसद के मॉनसून सत्र का समापन हो गया है। विपक्ष के लगातार हंगामे के बावजूद लोकसभा में विधायी कामकाज को लेकर के अच्छी प्रगति हुई, लेकिन प्रश्नकाल में अधिक सवालों का उत्तर नहीं दिया जा सका। इसके साथ ही सांसदों को जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने का भी मौका कम ही मिला। लोकसभा अध्यक्ष ने हंगामा करने वाले सांसदों के रवैये पर नाराजगी जताई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन और संसद भवन परिसर में सदस्यों की भाषा सदैव मर्यादित होनी चाहिए। मॉनसून सत्र में बैठकों के लिए 120 घंटे रखे गए थे, लेकिन महज 37 घंटे ही कामकाज हो पाया। व्यवधानों के कारण 419 में से केवल 55 सवालों के उत्तर दिए जा सके। सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, ये हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हालांकि विधायी कामकाज पर नजर डालें तो भले ही विधेयकों को लेकर ज्यादा चर्चा न हो सकी हो, लेकिन लोकसभा में 14 बिल पेश किए गए और 12 बिल पारित भी किए गए। 2 बिल लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया। तो संविधान संशोधन से जुड़े 3 अहम विधेयकों को तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 20 अगस्त को पेश किए गए जिन 3 विधेयकों को जेपीसी के पास भेजा गया, उसके प्रावधानों में गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर राज्य के मंत्रियों को भी पद से हटाए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो
तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला और कदम उठाया गया है। कई पार्टी तो ऐसे हैं अपने आप को बचाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। सत्र के समापन पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जनता और सरकार के लिहाज से मॉनसून सत्र अच्छा रहा, लेकिन विपक्ष के सांसदों के लिहाज से नहीं। विपक्षी सांसदों को बोलने का कम मौका नहीं मिला, जिसके जिम्मेदार विपक्ष के नेता ही हैं। तो इस बार अपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला, उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया और इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम अलॉटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया, तो अपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत नुकसानदायक सत्र रहा है, मगर देश और सरकार के लिए बहुत फायदेमंद सत्र रहा है। सत्र के आखिरी दिन भी बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग पर विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। सत्र के शुरुआत के कुछ दिनों के बाद से ही सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। मॉनसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर 28-29 जुलाई को चर्चा की गई, जिसका उत्तर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। 18 अगस्त को विपक्ष के हंगामे के बीच भारत के अंतरिक्ष की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। जाहिर है मॉनसून सत्र में कामकाज तो हुआ है, लेकिन विपक्ष के बिहार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की लगातार मांग और रवैये के चलते अधिकतर बिल बिना चर्चा या फिर संक्षिप्त चर्चा के साथ ही पारित कर दिए गए। ऋषि कुमार और नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आंकड़ों के नजरिए से मानसून सत्र कैसा रहा, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से रूबरू भी कराते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या प्रस्तावित था इस मानसून सत्र में और किस प्रकार के आंकड़ों के चलते इस बार ये पूरा मानसून सत्र रहा है। मानसून सत्र की अगर बात की जाए तो 21 जुलाई से 31 अगस्त आज तक ये प्रस्तावित था। इसमें 21 बैठकें प्रस्तावित थी। लोकसभा में 14 विधेयक पेश होने थे। लोकसभा चयन समिति को भेजे गए 2 विधेयक। तो ये अपने आप में लोकसभा में 14 विधेयक पेश किए गए, जिनमें से लोकसभा की जो चयन समिति उसको 2 भेजे गए, बाकी 12 यहाँ पे पास भी हुए हैं। तो ये अपने आप में कुछ लिखा जोखा। इसके अलावा कुछ और तथ्यों से अगर आपको रूबरू कराए तो बता सकते हैं कि जेपीसी को भेजे गए 3 विधेयक, जिसमें 130वां संविधान संशोधन विधेयक के साथ 2 और विधेयक थे, जिसमें प्रावधान किया गया है कि गंभीर अपराधों के लिए जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो, ऐसे अपराध के लिए चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई केंद्रीय या राज्य के मंत्री हो, उनको एक तरीके से अगर 30 दिन की हिरासत होती तो उन्हें अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये अपने आप में जेपीसी में गया। इसके अलावा लोकसभा से पारित हुए हैं 12 विधेयक और साथ ही साथ अगर लोकसभा में 31% उत्पादकता रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला एक संसद का सत्र था और एसआईआर पर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा है इस पूरे सत्र के दरमियान। इसकी वजह से लगभग पूरा सत्र हंगामे की ही भेंट चढ़ गया है। इसके साथ अगर कुछ और तथ्यों को से आपको वाकिफ कराएं तो हम बता सकते हैं किस तरीके से जेपीसी को जो बिल भेजे गए हैं उनमें जो 3 महत्वपूर्ण है, उसमें संविधान संशोधन 130वां, जिसका जिक्र अभी मैंने आपको किया, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक। ये पहले लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया, आज राज्यसभा में किया और दोनों ही जगह जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव दिया गया, जहां से ये संयुक्त संसदीय समिति को चला गया। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और एक बड़ा रेवोल्यूशनरी एक तरीके से कदम मोदी सरकार का कहा जा रहा है। संसद द्वारा पारित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक की बात की जाए, सारे नहीं, कुछ महत्वपूर्ण की अगर जिक्र करें तो समुद्र द्वारा वस्तुओं की ढुलाई विधेयक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें पारदर्शिता और कैसे आगे बढ़ा जाए उस दिशा में काम होगा। तटीय जहाजरानी विधेयक, साथ साथ राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक भी सरकार इस सत्र में लेकर आई है और संसद के दोनों सदनों द्वारा एक तरीके से लोकसभा राज्यसभा ये दोनों सदनों से पारित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक है। इसके साथ आयकर विधेयक 2025 बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें कई प्रकार के न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स किए गए। भारतीय बंदरगाह विधेयक, खनिज एवं खनन विकास एवं विनिमय संशोधन विधेयक भी सरकार लेकर आई है। ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनिमय विधेयक, जो कि अपने आप में बहुत जरूरी था, वक्त की मांग था। जो ऑनलाइन सट्टेबाजी में एक बड़ी संख्या में लोग फंसते हैं, आर्थिक नुकसान होता है, वो भी आज राज्यसभा से कल लोकसभा से पास हुआ था, यानी संसद की उस पर मुहर लग गई। तो ये संसद के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विधेयक जिसको संसद की मुहर लगी। संसद की कार्रवाई पर खर्च अगर लिहाज से बात की जाए तो संसद की प्रति मिनट कार्रवाई पे खर्च होता है लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास में। एक दिन की संसद की कार्रवाई में करीब 9 करोड़ रुपए के आसपास एक अनुमानित तौर पे खर्चा होता है और मानसून सत्र के मौजूदा अगर खर्चे के लिहाज से बात की जाए तो 190 करोड़ रुपए का एक अनुमानित एक खर्चा था, जिसमें बड़ी संख्या में
वो बर्बाद हुआ है क्योंकि लगातार हंगामा चलता रहा। इसी बड़ी खबर पर पक्ष विपक्ष में इस हंगामे के बीच किसको क्या हासिल हुआ, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap. With Rajmarg Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump, and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. देश में ऑनलाइन सट्टे के बढ़ते कारोबार पर लगाम लगाने और बड़ी संख्या में लोगों के आर्थिक हित को संरक्षित करने के लिए मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बड़े बदलाव लेकर आई है। कल लोकसभा के बाद आज राज्यसभा से भी ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनिमय विधेयक पास हो गया है, जिसके बाद इसे संसद की मंजूरी मिल गई है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस बिल से देश के युवा, ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ा फायदा होगा, जिसको लेकर देश की बड़ी आबादी मोदी सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रही है। हम नौजवानों की तरफ उंगली उठाते रहते हैं, जब देखो नौजवान नौजवान, अरे नौजवान नहीं, वृद्ध लोग भी इससे जुड़े हुए। ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों में इतनी ज्यादा लग चुकी है कि वो अपने अभिभावकों, माता पिता से छिपकर इस तरह की गेमिंग खेलते हैं और पैसे बर्बाद करते हैं। बच्चे एग्रेशन में ज्यादा आ रहे हैं, छोटी छोटी बात पे बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता है उन्हें, गलत कदम ज्यादा उठाए जा रहे हैं। हमारे बैंक कब खाली हो जाए हमें पता नहीं चलता। ऑनलाइन गेम में वो बहुत फंस गया था और उसने आत्महत्या कर दिया। वो पूरे अपने पत्नी के साथ, वो छोटा बच्चा था। ऐसी दर्दनाक कहानियां आम होती जा रही हैं। गेम्स में पैसे लगाने वालों की लत लोगों को बर्बादी की ओर धकेल रही है। ऑनलाइन गेम अब सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि कई परिवारों के लिए दुस्वप्न बन चुका है। देश भर में करोड़ों युवा हर दिन घंटों इस आभासी दुनिया में डूबे रहते हैं। भारत में ऑनलाइन गेम्स का जाल तेजी से फैल रहा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट की आसान पहुंच ने करोड़ों युवाओं को इस आभासी दुनिया का हिस्सा बना दिया
ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव रोलैंड लैंडर्स के मुताबिक ये सेक्टर अब 2 खरब रुपए तक बढ़ चुका है। वित्त वर्ष 2025 में सेक्टर को 31,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ था। 20,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का भुगतान भी किया गया था। लैंडर्स के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज का इस्तेमाल किया। देश में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या बढ़कर 59 करोड़ को पार कर चुकी है, जो दुनिया के कुल गेमर्स का 20% है। यानी हैरानी की बात है कि दुनिया का हर 5वां गेमर भारत से है। देश में ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स यानी सट्टेबाजी में हर साल करीब 45 करोड़ लोगों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ऑनलाइन गेमिंग के मामले में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। इन चौंकाने वाले आंकड़ों की वजह से ही सरकार ने यह सख्त कदम उठाया और ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस समस्या को ड्रग्स की समस्या से भी खतरनाक बताया। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को और युवाओं को, छात्रों को, उन सबको जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया है। इस बिल का लोग स्वागत कर रहे हैं। सरकार के इस बिल पास होने से हमें बेहद ही खुशी है कि आने वाला युवा, जो बच्चे सब बिगड़ रहे थे, आज वो सही दिशा पे मार्गदर्शन करेंगे। स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जिस प्रकार के भी ऐप के माध्यम से चल रहा था, उससे युवा वर्ग भी जो है वो भटकाव में था। अरे बहुत अच्छी सार्थक पहल है, इससे तो हम लोग को अच्छा रहेगा कि हमारे बच्चे तो इधर उधर की चीजें नहीं दे पाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑनलाइन मनी गेमिंग की लत को एक मनोवैज्ञानिक विकार के रूप में परिभाषित किया है। इस बिल का कानून बन जाने के बाद ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक सुनियोजित और पारदर्शी व्यवस्था तैयार की जाएगी। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और विदेशी वेबसाइट से चलने वाली मनी गेम्स पर सख्त रोक लगेगी। साथ ही देश में ई स्पोर्ट्स और शैक्षणिक खेलों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य अब नए नियमों और नए रास्तों के साथ आगे बढ़ेगा। मनोरंजन तो रहेगा, लेकिन पैसों का लालच अब इस खेल का हिस्सा नहीं होगा। ऋषि कुमार, शैलेंद्र और नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक तरीके से बड़ा कदम मोदी सरकार का, इस प्रकार के तमाम महत्वपूर्ण विधेयक संसद से पास हुए हैं, लेकिन पूरा मॉनसून सत्र कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट रहा है। किस तरीके से दोनों पक्षों को क्या कुछ हासिल हुआ, इस विषय पर करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष मॉनसून सत्र, विपक्षी वार, सरकार रही तैयार, क्योंकि वार प्रतिवार लगातार चलता रहा। और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसएन सिंह जी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि पूरा सत्र लगातार 21 जुलाई से 21 अगस्त तक विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस की ओर से हंगामा होता रहा। क्या हासिल हुआ आपको इस पूरे लगातार हंगामे के बाद? सरकार अपने विधायी कामकाज को तो आगे बढ़ा ही ले गई, आप लोगों के हिस्से क्या आया? देखिए, हमारे हिस्से में वही आया है जो सरकार के हिस्से में आया है। आप समझने की कोशिश करें, जिस कानून को ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए, सट्टेबाजी को रोकने के लिए सरकार अब लेकर आई है, उसकी लड़ाई हम पिछले कई साल से लड़ रहे हैं। दरअसल सरकार ने इस गेमिंग ऐप, विभिन्न गेमिंग ऐप्स के जरिए अपना 28% जीएसटी तो कलेक्शन किया, लेकिन ये नहीं देखा कि इससे देश के लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। तो इसको लेकर हमने लड़ाई लड़ी और हमें खुशी है, इसके लिए हम सरकार को बधाई भी देते हैं कि उसने इसको लेकर एक अच्छा कदम उठाया है, सख्त कदम उठाया है, जो कि बहुत पहले ही उठाया जाना चाहिए था और कभी भी नहीं। लेकिन बहुत अच्छा कदम आप कह रहे हैं, आपकी तरफ से किसी ने चर्चा में तो कोई शामिल नहीं हुआ। एसआईआर के मसले पे आप लोगों ने पूरा सत्र में हंगामा किया, तो मैं वही कह रहा हूं ना कि पूरा सत्र आप लोग लगातार हंगामा करते रहे। सरकार को आपने जो घेर सकते थे वो तो घेर नहीं पाए। आप लोग उससे मिला क्या पूरे सत्र में हंगामा करके? वो क्या मिला आपको, मैं वो पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हंगामा करके क्या मिला, हंगामा करके हमने जो मूल मुद्दे थे इस देश के, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा था, चाहे वो सरकार की तानाशाही का मुद्दा था, चाहे वो बिहार में एसआईआर का मुद्दा था, चाहे वो पिछड़े वंचितों को उनका हक दिलाने की बात थी, उन सब मुद्दों पर हमने देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया। और कहीं ना कहीं सरकार भी आज नहीं तो कल इन मुद्दों पर मजबूर होगी हमारी बात मानने के लिए। हमने पूरे देश को दिखा दिया है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन की तानाशाही चल रही है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद जब ईवीएम की दोबारा से गिनती कराई गई
तो सरपंची के चुनाव में जिसको हारा हुआ डिक्लेयर किया था कैंडिडेट को, वह बाद में सुप्रीम कोर्ट की दोबारा रिकाउंटिंग में जीता है। तो इससे साबित होता है कि हमारी पार्टी जो मुद्दे उठा रही है, तो सर उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो इस व्यवस्था को सही कहा है जिस एसआईआर पे आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। एसएन सिंह जी, सवाल यह है कि कांग्रेस कह रही कि साहब उन्होंने जनता का मुद्दा देश के सामने रख दिया है और आप लोगों को, आपकी सरकार को झुकना पड़ेगा। एसएन सिंह जी, नहीं देखिए, अभी हमारे प्रवक्ता जो साथी प्रवक्ता कांग्रेस के थे वो हारे हुए जुआरी जैसे नहीं होता है उस तरह की वार्ता कर रहे थे। आप बार बार आपने पूछा कि आपको क्या मिला, चूंकि बहुत दिनों से इन लोगों की डिमांड थी। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब भी कह रहे थे सत्र बुलाइए। भैया सत्र चला, 1 महीने का सत्र चला, जहां 132 घंटे रखा गया था कि चर्चा किया जाएगा, वहां आप चर्चा के लिए तैयारी नहीं हो रहे थे। इसलिए आज देश की जनता पूछना चाहती है कि कांग्रेस को मिला का। कांग्रेस तो झूठे बातें बहुत सारे समय में करती है और हमारे मित्र ने कहा हमारे कहने पे ऐसे बिल आ गए। मुझे लगता है कि आप तो नहीं चाहते थे कि 370 पे बिल आए, 370 जैसी धारा समाप्त हुई। आप तो नहीं चाहते थे कि 3 तलाक पर कानून आए, 3 तलाक पे कानून आए। जब एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार होती है और जिसके प्रमुख जो है वो आदरणीय मोदी जी की तरह होते हैं, तो ऐसा ही बिल आता है जैसा बिल आया। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ना विपक्ष के दबाव में आप जीएसटी जैसा संशोधन करने को तैयार हुए। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका दबाव था इसलिए आपको करना पड़ रहा है। नहीं देखिए, मैं तो एक कह रहा हूं कि हम लोग रामचरित मानस को मानने वाले लोग हैं जी। हम कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर चवाए, लेकिन आप कहिए तो जनाब कुछ अच्छी बातें कहिए। तो आप अच्छी बातें कहते ही नहीं। अभी आपके समय में ही इन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया, भाई उस पर चर्चा क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ये कांग्रेस भी जानता था, विपक्ष भी जानता था कि उस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि वो मामला कोर्ट में है। उसके बाद भी संसद का समय जया कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी कह रहे थे महाराष्ट्र चुनाव में कि बोगस वोटिंग हुई है, वोट बढ़े हुए हैं, घटे हुए हैं, तो अगर उसकी जांच हो जा रही है, वही बात तो हम भी कह रहे हैं कि अगर जांच हो रही, चुनाव आयोग भी कह रहा है कि सही को सही और गलत को गलत सिद्ध हो जाने दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? आप बताइए, आपके माध्यम से दिखाया गया 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। कांग्रेस के लोगों को बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग ने चुनौती देते हुए, नोटिस देते हुए कहा भाई 60 आदमी के नाम तो बताएंगे, नहीं बता पाए। इस नाते मैं कहूंगा एक ऐसी पारदर्शी सरकार, जनता की सरकार जो जनता के लिए कार्य करती है। आज देखिए ऑनलाइन गेमिंग से कितना नुकसान होता था। किसी का मैं इन विषयों पे भी आऊंगा। शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए। शेखर जी, अब इस पूरे सत्र में 1 महीने में बहुत कुछ प्रस्तावित था, विधायी कामकाज तो पास हुआ, लेकिन पक्ष विपक्ष के हिस्से में आया क्या? अगर इस पूरे मानसून सत्र को देखा जाए, कैसे आप इसको देंगे, इस बात को रखेंगे सामने? शेखर जी। हरिंद्र जी, जो कानून पास करना था वो तो पास हो गया है, लेकिन इस पर जो अच्छी बहस हो सकती थी वो नहीं हुआ। कि कोई भी कानून जब पास होता है तो सरकार अपनी बात रखती है, विपक्ष भी अपनी बात रखता है, कुछ बातों पर सहमति होती है, कुछ बातों पे विरोधाभास है। लेकिन आज हमने क्या देखा, ये ऑनलाइन गेमिंग का भी, जिसको आज कांग्रेस कह रही है कि हम भी समर्थन दिए, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं हो पाया कि ये खतरा क्या है, क्यों कानून की जरूरत है, इस कानून के क्या दायरे पूरा कंप्लीट है, तो इफेक्टिव रहेगा कि नहीं। कई बातें जो सामने आ सकती थी मुझे लगता नहीं आई, लेकिन कानून आ गई, वो अलग बात है। देखिए कानून आएगी क्योंकि सरकार को सेशन बुलाने का एक पहला जो प्रायोरिटी है कि अपने कानून पास कराना है, लेकिन बहस हो सकती थी। और एक ही चीज पर बहस नहीं हो सकती थी जिसको सरकार ने विरोध किया था, वो था इलेक्शन कमीशन को लेकर। इलेक्शन कमीशन के लिए सरकार जवाब दे नहीं सकती, वो अलग संस्था है जी। ये सरकार पहले से कहा कि देखिए इस मामले पर एक तो कोर्ट में विचाराधीन है, दूसरा इलेक्शन कमीशन के लिए सरकार कैसे आके सामने उनके पक्ष में कैसे बोल सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अलग है। अगर बोलेंगे तो कहेंगे भाई सरकार और इलेक्शन कमीशन एक है, तो एक ये प्रॉब्लम शुरू से था, शुरू से कहा गया था। अच्छा, एसआईआर मामले भी आप देखिए, वास्तविकता क्या है, ग्राउंड पे क्या है। अभी भी समय है, आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। आपके 75,000 बूथ लेवल वर्कर्स हैं, लेकिन एक जगह में भी कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं दिया गया। बिल्कुल, जो प्रक्रिया है कि ड्राफ्ट रोल आएगी, उस पर ऑब्जेक्शंस होगी, जिन लोगों की मिसिंग है, कोई है, जो भी बातें जो पार्टीज करते हैं, पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स करते हैं, नहीं किया है। लेकिन ना करके केवल सदन को नहीं चलाने देना, एक बड़ा आरोप लगा के भाई इलेक्शन कमीशन ही वोट चोर कर रही है। बिल्कुल, पूरा सत्र एक तरीके से वॉश आउट हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। ये अपने आप में बड़ा गंभीर है। विजय कौशिक जी, सवाल यही,
एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग को घेरने को लेकर विपक्षी कांग्रेस खासतौर से जो हंगामा कर रहे थे, तो संवैधानिक जो संस्था चुनाव आयोग है वो सदन में कैसे आके जवाब देगी? उसके बिहाफ पे सरकार जवाब देगी नहीं। उसको लेकर आप लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए सुप्रीम कोर्ट में, व्यवस्था पूरी प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की। उस मसले पर आप लोगों ने पूरे सत्र में हंगामा किया। पता था आपको भी होना कुछ नहीं है, चर्चा कैसे संभव होगी यहां पर। उसके बावजूद भी आप सरकार को विषयों पे घेर सकते थे, आपने वो मौका भी खो दिया। तमाम विषयों पर जो विधेयक आए, जो बिल आए, जिनको पास किया सरकार ने, आप वो मौका भी यहां से खो गए। देखिए, ऐसा आप सोचते हैं, हमारी पार्टी के रणनीतिकारों ने संसद में कामकाज का, जो सरकारी कामकाज का विरोध है, और इसके अलावा चाहे उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा इस दौरान हुआ है, या जो हमने वॉकआउट किया, या संसद में अंदर प्रदर्शन किया, बाहर प्रदर्शन किया, ये सब हमारी रणनीति का एक हिस्सा था। और जहां तक चुनाव आयोग को लेकर बात है, तो चुनाव आयोग को लेकर इनके मंत्रीगण बाहर बयान दे सकते हैं, जनसभाओं में उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो भैया संसद में इन्हें जवाब देने में क्या दिक्कत थी? हकीकत यह है कि आज इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, बहुत सारी संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंधक बना रखा है, अपने तरीके से काम करा रही है। कैसे बंधक बना रखा है सर? संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं, अपना अपना काम कर रही हैं, आप बंधक बना रखा कैसे कर रखा है? बंधक बनाना इस तरीके से कहा जाएगा कि जिस तरह से सीबीआई और ईडी में मुकदमे दर्ज हुए और उसमें जो उनका कोर्ट में साबित करने का जो मौका था, उसमें सरकार फेल रही। यानी कि ज्यादातर जो नहीं, लेकिन जो केंद्रीय एजेंसियों के काम करने के तरीकों को लेकर भी आप विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे गए, वहां पर भी आप लोगों को इस प्रकार कोई रिलीफ नहीं मिली है। वहां पर भी उन तमाम प्रावधानों को ठीक पाया गया है। ये तो साफ तौर से हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे भी। मैं आ रहा हूं सर, एक सेकंड आपके पास। जी विजय जी, मुद्दा ये है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अगर हमारा विश्वास कम हो रहा है सरकार के कारण, तो उसका जवाब सरकार से लेंगे ना, और उसके लिए संसद है। संसद से सड़क तक हमने सरकार से जवाब मांगने की कोशिश की हर विषय पर, चाहे वो चुनाव आयोग की वोट चोरी का मुद्दा है, चाहे वो मतलब किसी भी तरह की समस्या है देश में, महंगाई है, बेरोजगारी है, अडानी है, अंबानी है। एहसान सिंह जी, सवाल यह है कि आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल यह है कि आप लोग जवाब नहीं दे रहे, वो सब हर मुद्दे पे जवाब मांग रहे हैं, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, और जो संवैधानिक संस्था उनको बंधक बना रहा है। दरअसल विजय जी उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। भाई संसद और सड़क में अगर भिन्नता नहीं आप कर पा रहे हैं, जान ही नहीं पा रहे हैं कि संसद में क्या चीज उठाया जाता है और सड़क पर, तो यही कहा जाएगा कि उसी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं जो इंदिरा को इंडिया और इंडिया को इंदिरा समझती है। आप बताइए, सड़क पर कानून नहीं बनता। आप चुप रहिए विजय जी, आपके बीच में जनता सुन रही है और जनता देखेगी कि कौन सही बोल रहा है। सड़क पर कानून नहीं बनता है, कानून संसद में बनता है। और आप ही बार बार मांग कर रहे थे कि स्पेशल सत्र बुलाया जाए। जब मानसून सत्र चल रहा है तो आपने वहां क्यों नहीं चर्चा की? चर्चा में भागीदारी क्यों नहीं की? क्योंकि चर्चा में जब आप भागीदारी करते और वहां चर्चा करते तो तथ्यों पे बात करनी होती। और राहुल गांधी जी कोई बात तथ्यों पे नहीं करते हैं। सीए का जब बिल आया तो राहुल गांधी जी ने कहा नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता गई क्या? उन्होंने कहा संविधान के खिलाफ है 370 समाप्त करना, संविधान के खिलाफ था क्या? उन्होंने कहा 3 तलाक तो मुसलमानों पे बहुत बड़ा अत्याचार है, वो अत्याचार है क्या? दरअसल हुआ क्या, 4 बार चोरी इस देश में हुआ है, और चारों बार वोटों की चोरी किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने। जवाहरलाल नेहरू जी पटेल जी की चोरी करके प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 14 वोट कोई पाता है, 1 वोट तो 1 वोट वाला प्रधानमंत्री हो जाता है। दूसरी चोरी इंदिरा गांधी जी करती हैं। भाई इंदिरा गांधी जी तो घोषित चोर हुई, जिनको कोर्ट ने अनुशासन के चोरी के मामले में उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग कराते। अगर मौजूदा वक्त में आए तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, संसद का सत्र चले, आपकी फ्लोर डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी होनी चाहिए। कम से कम इतना मैसेज तो ना जाए कि पूरा विपक्ष संसद में एकजुट होकर खड़ा। तो आपके जो रवैया था या जो आपका तरीका था, उससे विपक्ष की एकता तो मजबूत होती दिखाई पड़ रही है, संदेश तो जा रहा है। नहीं, आप देखिए ना, सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का यही कार्य होता है कि वो देश की खुशहाली के लिए कार्य करें, देश की समृद्धि के लिए कार्य करें। लेकिन एक पार्टी जो ये मान के चलती है कि भारत में लोकतंत्र ही नहीं है, जबकि पूरी दुनिया मानती है भारत लोकतंत्र की जननी है। मैं एक बात कहूंगा, क्या इसके पहले कांग्रेस की सरकार नहीं रही? कांग्रेस की जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं होती थी कि संसद में चर्चा हो और उस पर बात हो? जब आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा शुरू हुआ तो आप
वॉकआउट क्यों कर गए? और ये पहली बार नहीं किए हैं। मणिपुर का मुद्दा हो तब भी, जब हमारे राष्ट्रपति जी का अभिवादन संबोधन हो तब भी आप चर्चा करेंगे तब हम करेंगे ना। सोए को जगाना आसान होता है, लेकिन जो आदमी जगा हुआ है, बहाना कर रहा हो, जैसे हम लोग कह रहे थे, उनको जानकारी थी कि उस पर चर्चा नहीं हो रही थी। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि जो मामला कोर्ट में है, जिस पर चर्चा नहीं हो सकती है, समय क्यों जाया किया? शेखर जी, सवाल ये है कि क्या जो पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, क्या वो सफल रहा इस सत्र को लेकर, या वो एक तरीके से मैसेजिंग नहीं जा पाई है? लगातार एक बात सामने जो आ रही है, जो बातें ठीक ढंग से एक प्रक्रिया के माध्यम से जो पार्लियामेंट के अंदर रख सकते, उसका फायदा अपोजिशन क्यों नहीं ले रही? देखिए, सारे बातें को एक विशेष डिबेट करके आप, क्योंकि जब शुरुआत में क्या होती है, हर सेशन में हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से भी, और आपके जब स्पीकर भी बुलाते हैं मीटिंग शुरुआत में, तभी ये बात है भाई हम ये विषय को डिस्कस करेंगे, सरकार कहती है हर विषय को डिस्कस करेंगे जी। लेकिन प्रक्रिया होती है पार्लियामेंट में कि एक इसके लिए अलग ये है कि डिबेट किस तरह हो, बहस कैसे हो, इसका तो रूल है ही। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जो प्रावधान है उसको इस्तेमाल करके जिस तरह ऑपोजिशन एक बहस कर सकती थी, अपनी बातें अंदर रख सकती थी एक डिबेट के माध्यम से, वो नहीं रखी। इसके जगह पे उन्होंने ऐसा ही काम किया है कि एसआईआर मामले को पार्लियामेंट के बाहर, यानी पार्लियामेंट के परिसर के ही बाहर जी पे इसको रखकर, जिसपे अच्छा एक सवाल अभी ये आया कि भाई अगर इलेक्शन कमीशन अलग है तो मंत्री और बीजेपी नेता क्यों जवाब दे रहे जी? इसलिए दे रहे थे क्यों आपने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस वोट को चोरी करके बीजेपी को दिया है जी। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को दिया, इसलिए जहां बीजेपी को आप लपेट रहे इलेक्शन कमीशन के साथ जी, तो फिर तो जवाब देना बनता है, और वो शायद जवाब लगातार संसद से लेकर सड़क तक लगातार दिया जा रहा है। और फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि चांद पर विकसित भारत की को लेकर किस प्रकार से घोषणाएं हुई हैं, क्या था पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूँ आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. हेलो, मनोज जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आपकी एडल्ट वीडियो बहुत की रिकॉर्डिंग आई है हमारे पास। अब जो किसी भी वक्त आपकी फैमिली में आपकी वाइफ और बच्चों के पास पहुंच सकते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो 50,000 रुपए आपको अभी ट्रांसफर कर दें। अगर आप शिकार बन जाएं तो बिना देर किए कॉल कीजिए 1930 या अपनी कंप्लेंट जो है उसे दर्ज करें www.cybercrime.gov.in। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूं। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद
इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज मीडिया से दिल्ली में मुखातिब हुए। शुभांशु ने अपने अनुभव से भविष्य के भारतीय मिशनों के लिए तेजी से काम करने की बात कही तो इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि गगनयान मिशन के 80% परीक्षण पूरे हो चुके हैं और बाकी 20% परीक्षण अगले साल मार्च तक पूरे हो जाएंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि साल 2025 भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उपलब्धियों से भरा हुआ साल रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2040 तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चांद पर कदम रखकर विकसित भारत की घोषणा करेगा। गुरुवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में तरक्की के नजरिए से 2025 काफी महत्वपूर्ण साल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज $8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है। We, the government of India, and therefore also the nation has laid down before it the award target of 2047 when India celebrates the 100 years of independence and we achieve that coveted goal of being acknowledged as Viksit Bharat. But ladies and gentlemen, just 7 years before that, we'll have an Indian landing on moon and declaring from the surface of moon that took care Viksit Bharat is in the coming. So that's going to be the importance of space. इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि हाल के वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है और 2015 से 2025 के बीच के इसरो मिशन 2005 से 2015 की अवधि के कुल मिशन से 2 गुने हैं। उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन की पहली मानव रहित उड़ान इस साल के अंत तक होगी। इसरो चेयरमैन ने कहा कि गगनयान मिशन के 80% परीक्षण पूरे हो चुके हैं। Last 10 years, if you see, the progress is phenomenal, exponential. With respect to missions, the number of missions targeted in 2015 to 2025 is almost double compared to 2005 to 2015. During the last 6 months, if you see, very important, 3 important missions are accomplished. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा कि उनके अंतरिक्ष अभियान के दौरान हासिल किए गए अनुभव गगनयान मिशन में काफी काम आएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि अंतरिक्ष से भारत आज भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। For the 2 weeks on the ISS, the work that we had, the job that we had was we had to perform the experiments that were conceived, developed and realized by the Indian researchers, and also to perform STEM demonstrations and just capture photographs and videography to bring it back to you. So that was the primary job while we were up on the station. भारत आज भी अंतरिक्ष से सारे जहां से अच्छा दिखता है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन के लिए 4 गगन यात्रियों का चयन किया गया है, जिनमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अलावा ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप शामिल हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत हुई है। बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर लिखा है कि मित्र राष्ट्रपति मैक्रों के साथ बातचीत बहुत अच्छी हुई। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा है। इस दौरे में क्या है खास, विस्तार से नजर इस ब्रेक के बाद।
ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स का 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के दौरे पर होंगे, जहां वो बिहार को हजारों करोड़ रुपए की सौगात देंगे विकास की। पीएम मोदी बिहार के औंटा सेवरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। ये पुल मोकामा और बेगूसराय को सीधे जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन बेहद आसान हो जाएगा। इस विकास परियोजनाओं को लेकर बिहार के लोग प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। कनेक्टिविटी में सुधार की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर 8.15 किलोमीटर लंबी मोकामा के औंटा से सिमरिया बेगूसराय पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें गंगा नदी पर 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। ये पटना के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधा संपर्क प्रदान करेगा। ये पुल केवल देखने में जापान जैसा नहीं लगता है, बल्कि मेरी जानकारी में देश में गंगा पर पहला 6 लेन पुल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में इसका शिलान्यास किया और अभी इसका उद्घाटन हो रहा है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को और पूरे इधर उत्तर प्रदेश कहें या दिल्ली, सबको जोड़ने वाला ये पुल है। ये पुल पुराने 2 लेन वाले जर्जर रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है, जिसकी हालत खराब होने के कारण भारी वाहनों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ये नया पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के बीच आवागमन करने वाले भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी की यात्रा को कम करेगा। इससे क्षेत्र के अन्य हिस्सों में वाहनों को रास्ता बदलने के कारण लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को भी कम करने में मदद मिलेगी। बहुत फायदा है। पहले तो उस पर से जाते थे पुराना वाला ब्रिज से, तो जाम बहुत ज्यादा लगता था। अब तो हम लोग को अच्छा, इसमें अच्छा दिख रहा है सब कुछ। अब ही फायदा है कि अब सुविधा है कि आने जाने में सही है। काफी अच्छा लग रहा है और हम कहते हैं कि मोदी जी इसी तरह से हमारे बेगूसराय को कुछ देते जाएं। काफी अच्छा चीज दिए हैं बेगूसराय के लिए। भारी लाभ पहुंचाया है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुल के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर बिहार में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जो आवश्यक कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर हैं। इससे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिमरिया धाम तक बेहतर संपर्क सुविधा भी उपलब्ध होगी, जो प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की जन्म स्थली भी है। निश्चित तौर पर संत का जहाँ सुहागमन होता है, तो ये केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, विशुद्ध संत भी, तो सर्वांगीण विकास यहाँ होना ही है। प्रधानमंत्री लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के
बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन वाले खंड का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, यात्रा में समय कम लगेगा और यात्रियों के आवागमन और माल ढुलाई में आसानी होगी। गंगा पर बने इस 6 लेन ब्रिज ने कहीं न कहीं बिहार की तरक्की की इबारत लिखनी शुरू कर दी है, क्योंकि न सिर्फ यह ब्रिज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा, बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों तक इस ब्रिज की पहुंच होगी, जिससे उद्योग, व्यापार, धंधे जहां सर चढ़कर बोलेंगे, वहीं नेपाल तक की यात्रा भी सुगम हो जाएगी। कैमरामैन राधे कृष्ण और अपने सहयोगी निश्चल के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, सिमरिया, बेगूसराय। तो बेगूसराय के अलावा प्रधानमंत्री कल बिहार के गया जी भी जाएंगे, जहां पे लगभग 13,000 करोड़ रुपए की वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शहरी विकास और जलापूर्ति से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। बिहार के बाद प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन बंगाल की जनता के लिए करते नजर आएंगे। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित शहरी संपर्क के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 13.61 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया जाएगा और इन मार्गों पर मेट्रो सेवाओं का शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन जाएंगे, जहां वो जेसोर रोड से नुआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सियालदा एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वेस्ट बंगाल का अर्बन से जो लोग आते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। हम लोग तो ठीक है, चलिए पर्सनल कन्वीनियंस ऑटो वगैरह में निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग जो आते हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम भी ये लोग पहुंच जाएगा इधर से उधर। इधर से तो बस में जाना बहुत टाइम लगता है, अभी तो टाइम भी कम लगेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत दिनों का सपना है, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और भी होगा सामने, इसलिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जनाता है। ये तो हम लोग का खूब शुभकामना है, मोदी जी आ रहे हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम लोग को लिए खूब सुख बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5200 करोड़ की सौगातें देने आ रहे हैं, जिसमें रोड कनेक्टिविटी से लेकर मेट्रो परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सिटी ऑफ जॉय को और भी आनंदमय बनाने वाला है। क्षेत्र में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। ये हावड़ा, आसपास के ग्रामीण इलाकों और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। तापस भट्टाचार्य और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने बंगाल दौरे को लेकर लिखा है कि कोलकाता के लोगों के बीच होना हमेशा सुखद होता है, एक ऐसा शहर जिसके विकास के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। शहर में कल के कार्यक्रम मुख्य रूप से कनेक्टिविटी पर केंद्रित हैं। जिन मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन किया जाएगा उसमें नुआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर, सियालदा एक्सप्लेनेड और बेलाघाट हेमंत मुखोपाध्याय मार्ग शामिल है। हवाई अड्डे और आईटी हब क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। मैं कोलकाता में होने वाली रैली में बंगाल भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। हर गुजरते दिन के साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रति जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हमारे विकास एजेंडे के कारण पश्चिम बंगाल उत्सुकता से भाजपा की ओर देख रहा है। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे किस प्रकार से बारिश और मौसम ने एक तरीके से सैलाबी प्रहार किया है। तबाही बेहिसाब कई जगह देखने को मिली है। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। तीनों कॉलेज में
डोंट वरी। फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं। ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत और रूस के आपसी रिश्तों की गहराई एक बार फिर से आज मॉस्को में दिखाई दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की और फिर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी तमाम मुद्दों पर संबोधित किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग, वैश्विक चुनौतियों और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की है। दोनों नेताओं की मुलाकात में इस साल के अंत में होने वाले शिखर सम्मेलन का एजेंडे पर भी विस्तार से चर्चा हुई, जिसके लिए राष्ट्रपति पुतिन इस साल के अंत तक भारत की यात्रा करने वाले हैं। और देश के कई हिस्सों में मानसून की भारी बारिश इस वक्त जारी है। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश ने नदियां उफान पर हैं, जबकि उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, यूपी और बिहार में अलग अलग तरीके का मौसम इस वक्त देखने को मिल रहा है। क्या है पूरी खबर? इस खबर को देखिए आप विस्तार से। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश के कई हिस्सों में मानसून अपने चरम पर है। महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर और सत्तारा जैसे जिलों में जलभराव और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वहीं मुंबई की जलापूर्ति झीलें अब लगभग पूरी क्षमता तक भर चुकी हैं। गुजरात में भी आसमान खुलकर बरस रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। भावनगर, अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में येलो अलर्ट जारी है। वहीं पोरबंदर में लगातार बारिश से सोमनाथ तटीय राजमार्गों पर पानी भर गया है। देवभूमि द्वारका का रावल गांव बाढ़ की चपेट में है और कई गांवों का आपस का संपर्क टूट गया है। वहीं शनिवार को कच्छ, बनासकांठा, पाटन, अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि राज्य में अब तक मौसमी औसत वर्षा का 71% से अधिक पानी बरस चुका है। वहीं जूनागढ़ जिले के मेंदरदा तालुका में भारी बारिश से फसलों, खासकर मूंगफली और सोयाबीन को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश की चेतावनी दी है। 23 से 25 अगस्त के बीच राज्य में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका जताई गई है, जबकि कोटा और जयपुर समेत राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। इस बीच पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में 23 अगस्त को अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक में भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। कलबुर्गी क्षेत्र में खरीफ फसलें तबाह हो चुकी हैं। जिन किसानों ने दोबारा बुआई की थी, उनकी मेहनत भी बारिश में डूब गई है। आत्महत्या की खबरों ने संकट को और गहरा कर दिया है। इस बीच कर्नाटक प्रांत रायता संघ सदस्यों ने मुआवजे के लिए विशेष पैकेज की मांग करते हुए कलबुर्गी में प्रदर्शन किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे, लेकिन उमस से राहत नहीं मिली।
राजधानी में 23 अगस्त तक हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 अगस्त तक और बिहार में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा है और नदियों के किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर देश के कई हिस्सों में मानसून राहत के साथ साथ आफत भी ला रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।